ओके जी, अब हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इटसेल्फ एक रेट होता है और जिसका पर्पस ये होता है कि जो एनपीवी है उसको इक्वल टू 0 करना है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि एनपीवी को 0 करना है, तो एनपीवी को 0 करने का तो मतलब ये हुआ कि आपका जो एनपीवी का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले में एक्चुअली यहाँ पे इक्वल हो जाए, यानी सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल टू द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी सूरत में पॉसिबल है कि एनपीवी जो है वो 0 हो जाए। तो जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मकसद ये है कि एनपीवी को 0 करना, यानी वो रेट जो कि एनपीवी को 0 कर दे। अब अगर हम ये बात करते हैं कि एनपीवी को 0 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मैं जो बात कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात करूं तो मैं एक्चुअली ये कह रहा हूं कि ये जो अमाउंट है, ये वाली, ये आपकी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो आपकी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1 लाख है, तो मुझे कौन सा ऐसा रेट अप्लाई करना होगा, कौन सा ऐसा आर अप्लाई करना होगा जो कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद जब मैं इसको सम करूं तो वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर दे। क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग ये दोनों बराबर होंगे तभी ही एनपीवी 0 होगी ना। कि एनपीवी निकालते हैं तो सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल कैश फ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास एनपीवी आती है। लेकिन अगर हमारा टारगेट ये है कि हमें वो रेट चाहिए जो कि एनपीवी को 0 कर दे, तो इन एक्चुअल हम क्या बात कर रहे हैं कि सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, यानी 1 लाख माइनस 1 लाख इक्वल 0। तो जब हम ये बात करते हैं कौन सा रेट अप्लाई करना है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई होती है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमें ये रेट चाहिए क्यों है कि जो एनपीवी को 0 कर दे। तो अब सिंपल सी बात, इस वक्त जो आपके सामने प्रोजेक्ट है वो आपको दे रहा है 10%, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बोला जाए तो कंपनी की जेब से 10% निकलेंगे और इन्वेस्टर की जेब में 10% आएंगे। तो आज जो है वो इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है 10%। मान लो कल को इन्वेस्टर बोलता है कि जी नहीं, मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 15%। 15% नहीं चाहिए, 20% चाहिए। 20% नहीं चाहिए, 25% चाहिए। मैं प्रोजेक्ट से कितने निकाल के दे सकता हूं? प्रोजेक्ट इटसेल्फ कितना मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकता है, कहां तक इस प्रोजेक्ट से रिटर्न निकाला जा सकता है, कहां तक मैं शेयर होल्डर को एंटरटेन कर सकता हूं, वो जो मैक्सिमम रिटर्न होगा वो कहलाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कि मैं प्रोजेक्ट से मैक्सिमम कितना रिटर्न निकाल सकता हूं, तो वो जो भी रिटर्न निकलेगा वो कहलाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है जी, मुझे इस प्रोजेक्ट का मैक्सिमम रिटर्न निकालना है। मैक्सिमम रिटर्न निकालने के लिए मेरी जो लॉजिक अप्लाई होनी है वो यही होनी है कि मुझे अपनी एनपीवी को, इस प्रोजेक्ट की एनपीवी को 0 करना है। अब प्रोजेक्ट की एनपीवी को 0 करने के लिए मुझे ये वाली जो अमाउंट है,
यानी सम ऑफ पीवीज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, इसको मुझे इक्वल करना है इन्वेस्टमेंट की। अब इसको इन्वेस्टमेंट की इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे रेट अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के अंदर जो आर की पार्ट है, इस आर के अंदर मुझे रेट अप्लाई करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इस रेट को मैं अप्लाई कैसे करूं। अब इसका एक तरीका तो ये है, मैं अजम्पशन अप्लाई करूं। इस वक्त प्रोजेक्ट 10% है और मेरे पास एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि पीवी का और आर का इनवर्स रिलेशन होता है, पीवी का और आर का इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कॉस्ट को आप आर को जितना बढ़ाओगे, प्रेजेंट वैल्यू आपकी उतनी ही कम होती चली जाएगी। अगर आपको अपनी प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब आर कम करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करनी है तो इसका मतलब आर को बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है प्रोजेक्ट की, वो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको 1 लाख तक लाने के लिए कम करना पड़ेगा ना। यानी अभी ये 138 पे खड़ी है एनपीवी, मैं रेट को बढ़ाऊंगा तो ही 138 से ये नीचे गिर के 1 लाख पे आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ अभी प्रोजेक्ट जो है वो 10% पे है, मैं एक रेट निकाल लूं 20% पे, उसमें देखूं एनपीवी क्या बन रही है। अगर फिर भी वो 1 लाख से ऊपर है तो मैं निकालूं 30% पे। अगर वो 1 लाख से नीचे चली जाती है एनपीवी, तो मैं उन दोनों रेट्स को लेके ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर कैलकुलेट कर लूं कि जी इसकी एक्चुअल परसेंटेज क्या बनेगी। एक तरीका तो ये। अब सवाल यहां पर ये उठता है, क्या आपके पास पेपर के दौरान इतना टाइम होगा कि आप एक से ज्यादा रेट्स कैलकुलेट करके उसके ऊपर फिर ट्रायल एंड एरर अप्लाई, ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करके फिर आप रेट निकाल के बताओ कि जी ये मेरा आईआरआर है। सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑप्शन मौजूद होगा जो आपका टाइम सेव कर सके, तो वो है आपका कैलकुलेटर, जो कि बआसानी थोड़े से टाइम के अंदर आपको आईआरआर की वैल्यू निकाल के दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ऑलरेडी इसकी हम अंडरस्टैंडिंग एक ले चुके हैं। मैंने अगर कैलकुलेटर के ऊपर काम करना है तो मुझे पूरी की पूरी एक इक्वेशन जो है उस कैलकुलेटर के ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो ड्रॉ कैसे होगी, मैं यहाँ पे एक हेडिंग पुट कर देता हूँ फॉर कैलकुलेटर। आप स्टार्ट लोगे, आपको ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो 1 लाख के बराबर करनी है। तो स्टार्ट आप इस तरीके से लोगे, 1 लाख इक्वल टू, मेरे साथ साथ कैलकुलेटर के ऊपर पुट करते चले जाओ ताकि हाथ के हाथ जो है वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये तो आप लोगों को पता है। मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि आपने कैलकुलेटर के ऊपर इक्वेशन कैसे लिखनी है। तो ये पॉइंट हो गया 1 लाख इक्वल टू, इसके बाद 1 बाय 1 करके प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। 45,000 यानी फर्स्ट कैश फ्लो, ब्रैकेट लगाओगे 1 प्लस, यहां पर आपको वैल्यू मालूम करनी है तो आप पुट करोगे x की पावर, यानी आपके कैलकुलेटर के ऊपर सिंबल होगा x की पावर का, एक बटन होगा, उसको जब आप प्रेस करोगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट पे चला जाएगा, -1, पहले साल का कैश फ्लो 45,000, पावर आ गई -1, इसके बाद लिखोगे प्लस। अब एग्जैक्टली यही काम करना है दूसरे साल के कैश फ्लो के लिए, 30,000 ब्रैकेट 1 प्लस
x की पावर -2 यही काम करना है तीसरे कैश फ्लो के लिए, प्लस 35,000 1 प्लस x की पावर -3 चौथा कैश फ्लो। ये ध्यान में रखिएगा, इस पूरी इक्वेशन के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस डाल दोगे तो ये रीड नहीं करेगा, उसको इक्वेशन को रीड नहीं कर पाएगा, तो स्पेस कहीं नहीं होना चाहिए। आमतौर से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। फोर्थ कैश फ्लो 42,000 1 प्लस x की पावर -4 और लास्ट वन फिफ्थ कैश फ्लो 1 प्लस x की पावर -5। ये पूरी इक्वेशन जो है आपके कैलकुलेटर के ऊपर इस तरीके से डाली जाएगी। डालने के बाद करना था जी शिफ्ट कैल्क, पूछता है सॉल्व फॉर x इक्वल टू, चेक कर लेते हैं ना कि हमारे पास IRR की वैल्यू क्या आ रही है। एक्सेल के ऊपर बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट का IRR निकालना है तो निकालने के लिए मैं सिंपल जो है वो यहाँ पर लिखूंगा IRR, लेकिन नीचे ऑटोमेटिकली इसने शो कर दिया IRR। सिंपल मुझसे वैल्यूज पूछ रहा है, मुझे सारी वैल्यूज देनी है, 0 से लेके पूरे कैश फ्लोज 5 साल के। इन सारी वैल्यूज को मैं सिलेक्ट करके जब एंटर करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जो है वो इसकी परसेंटेज निकाल के दे देगा। तो यस, 24.74% इज द राइट आंसर। अब चूंकि मैंने ये एक्सेल पे निकाला है तो टेस्ट करने के लिए आप भी एक्सेल पे निकाल सकते हो, बट मैं ये चाहूंगा कि आप इस रेट को यूज करो ये चेक करने के लिए यहाँ पे डाल के कि ये जो भी रेट आपके कैलकुलेटर ने निकाला है, निकालने के बाद वो आपका जो सम है वो 1 लाख दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये वाला काम आपने लाजमी करना है कि आपने इसको अप्लाई करके जरूर देखना है। 1 प्लस हम कांस्टेंट कर देते हैं की पावर माइनस, इसको आपने अप्लाई करके जरूर देखना है इसका जो सम है वो इक्वल हो रहा है या नहीं। समटाइम कैलकुलेटर आंसर तो दे देता है, जैसे कि आपके पास अभी 6.74% आ रहा है या कोई दूसरी परसेंटेज आ रही है और आप उस पर रिलाई कर लो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सिंपल हमने 24.74 अप्लाई किया और उसके बाद सम करके देखा तो 1 लाख आ गया। अब चूंकि हम थोड़ा राउंडिंग के ऊपर काम करते हैं, बहुत मुमकिन है कि आपकी जो वैल्यू निकल के आए वो 1 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। दैट्स ओके, नो इशू। पॉइंट इज हमने सिर्फ ये चेक करना है कि वो 1 लाख बनती है या नहीं बनती है, यानी उसके करीब पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अब जो सवाल बनता है वो ये कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि IRR की बेस पे कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इस वक्त कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, देन एक्सेप्ट। If less than, then reject। तो अगर IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, IRR निकल के आ रहा है 24.74, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इन्वेस्टर को मैक्सिमम 24 या 24.5% तक निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट डिमांड करता है 25%, यानी कि
यहाँ पे तो रेट आ रहा है जी आपके पास ये और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपका वो बढ़ के हो जाए, इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है 25%। तो 25% तो प्रोजेक्ट निकाल ही नहीं सकता ना, उसका जो मैक्सिमम रिटर्न निकल सकता है वो निकल सकता है 24.74%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 25% है, इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है 25%, तो वो तो मैं प्रोजेक्ट से निकाल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया।